अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर जी, प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर कराची से। और आज की इस क्लास में आप सीख पाएंगे शेप बिल्डर टूल को। शेप बिल्डर टूल मेरा फेवरेट टूल है। मैंने इससे पहले अगर आपने पाथ फाइंडर के क्लास को पढ़ा होगा तो मैंने इस वक्त भी आपको बताया होगा कि पाथ फाइंडर अगरचे बहुत यूज़फुल पैनल है, लेकिन उसका इस्तेमाल मैं बहुत कम करता हूँ क्योंकि शेप बिल्डर टूल हमारे साथ मौजूद है और ये मेरा फेवरेट है। और इसी से मैं जितने भी मुझे शेप बनाने की ज़रूरत होती है, इसी की मदद से मैं बनाता रहता हूँ। तो आज की इस क्लास में आप शेप बिल्डर टूल के तारुफ के साथ साथ इसी की मदद से हम कुछ शेप बनाएंगे और आखिर में एक कैलीग्राफी करेंगे। तो वो भी आप देख लेना कि किस तरह होती है। और इसके अलावा जो क्लास में मैंने 4-5 चीज़ें बताई है, सिर्फ यही नहीं, शेप बिल्डर टूल की मदद से आप हर किस्म की शेप और खुसूसन लोगोज वगैरह ड्राइंग कर सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो यहाँ पर हमारे साथ टूल बार में एक टूल मौजूद है, शेप बिल्डर टूल। इस पर अगर मैं क्लिक किए रखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस ग्रुप में हमारे साथ तीन तीन टूल मौजूद है। मैं इस एरो बटन पर क्लिक कर लेता हूं और इसको लाकर यहाँ पर रख लेता हूं। इसके जो तारुफ है इन तीन टूलों की, मैं बिल्कुल टाइम नहीं लूँगा और इसका रस्मी तारुफ करके फ़ौरन हम आगे बढ़ेंगे अपने क्लास की जानिब। तो चलते हैं, इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर मैं लेता हूँ 2 शेप, बल्कि 3 ले लेता हूँ। यहाँ पर हमारे साथ ये जो शेप बिल्डर टूल मौजूद है, अगर आप देखें मैंने कीबोर्ड से नहीं माउस से कुछ भी प्रेस किया है तो आप देख सकते हैं कि ये जो कर्सर है इसके सामने प्लस का बटन साइन है, और जो ही मैं माउस क्लिक करके इसको ड्रैग करता जाऊंगा तो ये जहां जहां पर जाएगा तो वो इन सब शेप्स को एक ही शेप बना देगा। सेम वही काम जो आपने पाथ फाइंडर में देखा था, यूनाइट कर रहा था। अगर आप शेप बिल्डर टूल को सिंपली यूज करेंगे तो वो यही काम करेगा, लेकिन अगर शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करके आप अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा कर्सर था, जो उसके एरो के साथ माइनस का निशान असाइन हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब मैं जहां जहां पर क्लिक करूंगा वो एरिया इरेज होता जाएगा, सेम उसी तरह जिस तरह का माइनस फ्रंट कर रहा था। अब आते हैं इन शेप को समझते हैं। ये है लाइव पेंट बकेट। इससे अगर मैं किसी भी एरिया पर क्लिक करूंगा तो वहां पर वो कलर फिल होता जाएगा। मसलन मैं कोई भी कलर सेलेक्ट करता हूं और यहाँ लाकर क्लिक करता हूं तो इन पर वो कलर फिल होता जाएगा। ठीक है, ये कलर फिल हो चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ एक अजीब सी बाउंड्री बन चुकी है। अगर मैं इसको मूव करूंगा तो ये ग्रुप की शक्ल में मौजूद होगा। अब अगर हमें कलर चेंज करने हुए तो क्या होगा, तब हमारे साथ मौजूद है लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। इस पर ये टूल जब मैं लूँगा और यहाँ पर आऊँगा तो आप देख पाएंगे कि ये जो जिस शेप पर मैंने क्लिक किया था वो सेलेक्ट हो चुका है। और अब अगर मैं चाहूँ तो इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये चेंज हो चुका है। दोबारा समझ ले, मैं यहाँ आता हूँ, इसका कलर ब्लू है, यहाँ आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ आकर इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ, तो वो आप देख सकते हैं कि हो चुका है। तो मुख्तसर ये कि इन दो टूल का काम भी ये अकेला टूल कर सकता है। ये टूल न सिर्फ इन दोनों का काम करता है बल्कि जो हमारे साथ पाथ फाइंडर है यानी ये वाला पैनल, इन सब का काम भी मैं इसी एक टूल से लेता हूँ। और यही वजह है कि मैं पाथ फाइंडर का इस्तेमाल न होने के बराबर करता हूँ। मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं सिर्फ इसी एक टूल को इस्तेमाल में लाता हूँ। इस एक टूल, बेसिक शेप और लाइन से हम तकरीबन हर ड्राइंग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको समझते हैं कि इनसे मुख्तलिफ ड्राइंग कैसे बनाए जाते हैं। मैं इन सब को सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, ये भी मैं डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं पॉलीगॉन टूल ले लेता हूँ। पॉलीगॉन टूल के कॉर्नर 3 रख लेता हूँ और उसे इंटर कर लेता हूँ। इसे डाउन स्केल कर लेता हूँ। डाउन स्केल करने के बाद मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट हो चुका है, रोटेट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आकर पेन टूल लेकर इस पर एक क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर एक नया एंकर पॉइंट बन जाएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर मैं इसको ज़रा रीशेप कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर आकर सिंपल
एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। ये सर्कल ड्रा हो चुका है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर मैं इसके ये वाला जो कॉर्नर है ये थोड़े से रीशेप कर लेता हूँ। ये रीशेप हो गया। अब मैं दोबारा से एलिप्स टूल ड्राइंग कर लेता हूँ। इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया और फिल कलर मैंने ख़त्म करके इसको यहाँ ला कर रख दिया। अब मैं इसकी एक और कॉपी लेकर इस पोजीशन पे यहाँ ला के रख देता हूँ और इसको ज़रा रीपोजिशन भी कर लेता हूँ। ये रीपोजिशन हो चुका है। तो अब मैंने सिंपल करना ये है कि इन सबको सेलेक्ट करना है, बल्कि मैं इसे मज़ीद भी रिपोजिशन कर लेता हूँ। और रिपोजिशन करने के बाद करना मैंने ये है कि इनको सेलेक्ट करना है और आना है अपने शेप बिल्डर टूल में। शेप बिल्डर टूल में आकर मैं इस बाहर जो एरियाज है इनको रिमूव कर लेता हूँ। ये यहाँ तक ये रिमूव हो चुका है और ये अंदर वाले शेप जो है ये जोड़ लेता हूँ, एक कर लेता हूँ। ये भी हो चुका है। अब मैं दोबारा एलिप्स टूल लेकर इसके ऑफसेट पाथ से एक कॉपी बना लेता हूँ और अंदर वाले शेप को मज़ीद छोटा करके नीचे रख लेता हूँ। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके डाउन स्केल कर लेता हूँ। ये डाउन स्केल हो चुका है। मैं ज़रा जूम करके इसे यहाँ ला कर रख लेता हूँ और इसका जो कलर है ये ब्लैक कर लेता हूँ। ये वाला वाइट रहने देता हूँ। स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और इसके बाद इन दोनों शेप को सेलेक्ट करके इसकी मज़ीद एक कॉपी ले लेता हूँ और कॉपी लेने के बाद ये वाला थोड़ा बड़ा भी लेता हूँ और इसके अंदर कलर फिल कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि एक कार्टूनिस्ट मछली बन चुकी है। लेकिन अभी इसमें काम रहता है। काम क्या रहता है? मैं इसमें कोई भी कलर फिल कर लेता हूँ। काम यह है कि यहाँ हमने इसके पर बनाने हैं। मैंने दोबारा से रेक्टेंगल टूल लिया और इसका जो ये वाला नोड है, यहाँ जो हमने इजाफी नोड लिया था, यहाँ दोबारा आकर यहाँ जो डिलीट एंकर पॉइंट वाला टूल है ये लेकर इसको डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद इसे रिपोजिशन कर लेता हूँ और ज़रा सा छोटा करके यहाँ लाकर रख लेता हूँ। ज़रा रोटेट करके एक साइड से बढ़ा भी लेता हूँ। ये बढ़ चुका है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इसे ज़रा अंदर कर लेता हूँ और इनको क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के लिए मैंने सिर्फ जो इसका कॉर्नर है ये स्मूथ वाला लिया है। अब आता हूँ एलिप्स टूल से एक और शेप ड्रा करके उसे ज़रा रोटेट करके यहाँ लाकर छोड़ लेता हूँ और इसे पीछे ले जाता हूँ इन सब सब्जेक्ट से। और अब इन सब स्ट्रोक को सेलेक्ट करके इसका स्ट्रोक साइज में यकसा कर लेता हूँ। 3 बहुत ज़्यादा हो चुका है तो मैं कम कर लेता हूँ, 2 रख लेता हूँ और इसमें भी कलर फिल कर लेता हूँ। तो ये आपने देख लिया कि ये जो ड्राइंग हमने बनाया है ये हमने शेप बिल्डर टूल से बना लिया। हालांकि इसमें हमने ये भी रिमूव किया था और यहाँ तो खैर हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से काम लिया था, लेकिन ये जो शेप है इसमें जो कट लगाए हमने ये हमने शेप बिल्डर टूल से किया था। और शेप जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेसिक शेप और शेप बिल्डर टूल की मदद से दुनिया की हर ड्राइंग होना मुमकिन है। तो अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। मेरे आर्ट बोर्ड वो यहाँ पर बना कर रखी है। मसलन ये इस चेन नुमा ड्राइंग को अगर आप देखते हैं तो ये शेप बिल्डर टूल का बहुत पॉपुलर असाइनमेंट है। ज़रा अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे बना है। इसमें भी शेप बिल्डर टूल यूज़ हुआ है लेकिन ज़रा मुख्तलिफ टेक्निक से। तो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा कर दिया, इसके कॉर्नर राउंड कर दिए और ये रोटेट टूल लेकर मैं शिफ्ट के साथ इसे 90 डिग्री पर रोटेट कर लूँगा। और जब 90 डिग्री पर रोटेट हो चुका है तो अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कर्सर था वो डबल हो चुका है। तो मतलब ये जब इस वक्त जैसे ही मैं माउस रिलीज़ करूँगा तो ये इसका डुप्लिकेट ले लेगा इसी पोजीशन पर। ये डुप्लिकेट ले चुका है। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं लाकर यहाँ रख लेता हूँ और इस वक्त मैं एलिप्स टूल से एक सर्कल ड्रा करके इसके सेंटर कर लेता हूँ। सेंटर हो गया। अब मैं इन सब के कलर ख़त्म कर लेता हूँ ताकि आपको ये बेहतर और आसानी से समझ में आ सके। मैं इन सब को सेलेक्ट करके इसका स्ट्रोक बढ़ा रहा हूँ। ये जो स्ट्रोक मैंने बढ़ाया है ये दरअसल ये एरिया है, ये स्ट्रोक नहीं है क्योंकि ये एक्सपेंड हो चुका है। अब जब ये स्ट्रोक हम एक्सपेंड करेंगे तो ये भी शेप बन जाएगा।
ये मैंने एक्सपेंड कर दिया तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रोक था वो शेप में कन्वर्ट हो चुके हैं। इस वक्त मैं अपने कीबोर्ड से सिर्फ डी प्रेस कर लूँगा तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर है उसमें आ चुका है। तो अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये सारे के सारे जो है यहाँ पर हमें रबड़ बैंड के ज़रिए ओवरलैपिंग नज़र आ रही है। इसी ओवरलैपिंग को काम में लाते हुए हम शेप बिल्डर टूल से ये चेन बनाएंगे। आप देख सकते हैं जैसे कि ये यहाँ अंदर है, ये वाला ऊपर है, ये यहाँ पर ये जो शेप है अंदर है और ये वाला जो आ रहा है ये ऊपर है। ये इसी शेप बिल्डर टूल की मदद से हुआ है। तो मैं शेप बिल्डर टूल ले लेता हूँ और कोई भी बटन प्रेस किए बगैर यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 1 2 3 यानी ये 1 2 3 4 ये जो 4 पार्ट है, ये जो 3 पार्ट है ये जो 3 पार्ट है मैंने इसको एक शेप में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं आता हूँ यहाँ और ये जो 3 पार्ट है इसको इस रुख से जो है ना जोड़ लूँगा और अब मैं यहाँ आकर ये जो 3 पार्ट है इसको एक कर दूंगा। ये एक हो चुका है। अब यहाँ पर आकर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आकर मैं यहाँ से ये 3 पार्ट एक कर दूंगा। ये 3 पार्ट एक करने हैं। इसके बाद ये 3 पार्ट एक करने हैं और उसके बाद ये वाले 3 पार्ट एक करने हैं। ये हो चुके। अब अंदर वाले पर आते हैं कि अंदर वाले ये जो पार्ट है यहाँ तक ये एक हो जाएंगे और ये जो पार्ट है ये एक हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट जो है इसको हम एक कर लेते हैं। ये तो पहले से ही हो चुका है। तो लगभग हमने वो शेप बना दिया है। अब मैं शेप बिल्डर लिखने को यहाँ पर क्लिक करने से पहले कोई ब्लैक कलर चूज कर लूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि कलर जो है वाइट सेलेक्ट है। जब जैसे मैं ब्लैक करूँगा तो यहाँ ब्लैक कलर सेलेक्ट हो चुका है। और अब जैसे ही मैं शेप बिल्डर टूल से इस पर क्लिक करूँगा तो इसमें कलर अप्लाई हो जाएगा। ये हिस्सा रह चुका है, इस पर भी मैं कलर फिल कर लेता हूँ। और इसके साथ अगर देखें तो यहाँ पर हमसे 2-3 जगह पर मिस्टेक हो चुकी है। अब हम इसको कवर करेंगे। मसलन ये जो हिस्सा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक शेप है, मैं सेलेक्ट कर लूँगा, लेकिन यहाँ पहले जो कलर है इस फिल कलर को ख़त्म कर लूँगा। इसके बाद इसको सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल में आऊँगा और इन तीनों को जोड़ लूँगा। इसी तरह इन तीनों को जोड़ लूँगा। इसी तरह अब दोबारा से मैं शेप बिल्डर टूल लेके इसमें कलर ले लेता हूँ और कलर लेने के बाद इन सबको सेलेक्ट करके ये जो कलर हमसे रह चुका है ये हम फिल कर लेंगे। तो ये हो चुका है। तो ये भी हो चुका है। इसको भी मैं डिलीट करके एक को साइड पे रख लेता हूँ। अब आते हैं कि शेप बिल्डर टूल और बेसिक शेप की मदद से हम ये कप किस तरह बना सकते हैं। इस कप को मैं ऊपर रख रहा हूँ। यहाँ पर इस कप को बनाने से पहले अगर हम इस पर गौर कर ले तो ये भी हमें खुद बता देता है कि यहाँ पर कौन कौन से शेप यूज हो गए हैं। ये फ्लैट वर्क है, जरूर नहीं कि सिर्फ फ्लैट वर्क में ये शेप यूज हो गए हो। रियलिस्टिक वर्क में भी इन्हीं शेप की मदद से काम लिया जाता है और ये आगे चलकर आप इंशाल्लाह इस कोर्स में सीख भी लेंगे। फिलहाल यहाँ हम देखते हैं तो ये जो है एलिप्स टूल का एक शेप बना है, ये मैंने ड्राइंग कर लिया। मैं इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ, यानी ब्लैक फिल और वाइट स्ट्रोक, ये कर दिया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये आपको लगेगा कि रेक्टेंगल है, लेकिन नहीं, इसको भी हम इस शेप की मदद से ड्राइंग कर सकते हैं। ये आप देख लें, ये जब हम इस शेप की मदद से इतना ड्राइंग करेंगे और तो नीचे से जो है इतना एरिया हम ये जो एरिया है ये हम शेप बिल्डर टूल से माइनस कर लेंगे तो लगभग हमारा वही शेप आ जाएगा। तो बहरहाल को मैं यहाँ लाकर बड़ा कर लेता हूँ। जो कॉर्नर है इसके ये मैं थोड़े से राउंड कर लेता हूँ। ठीक है, ये राउंड हो चुके हैं। अब आता हूँ यहाँ पर रेक्टेंगल टूल से एक शेप ड्रा करता हूँ। शेप ड्रा कर लिया, इन तीनों को सेलेक्ट करके इसको इसके सेंटर में कर लेता हूँ। यहाँ पर अब मैं एंकर पॉइंट टूल लेकर, ये जिसका शॉर्टकट कमांड शिफ्ट सी रखा है, आप इसकी मदद से हम इसे रीशेप कर लेंगे और इसे नीचे ले जाता हूँ इस कप के नीचे। ठीक है,
ये भी हो चुका। अब अगर यहाँ पर देखें, ये जो पता नहीं इसको उर्दू में क्या कहते हैं, उसका नाम मुझे नहीं आता, लेकिन खैर ये जो भी है इसको पश्तो में हम प्रच कहते हैं और इत्तेफाकन उर्दू में ये क्या कहते हैं मैं भूल चुका हूँ, लेकिन बहरहाल जो भी है अब हम इसको बनाते हैं। इसके लिए सिंपल ये करना है कि मैं एलिप्स टूल की एक कॉपी ले लेता हूँ और इसको नीचे ले जाकर एक साइड से बढ़ा लेता हूँ। ये बढ़ चुका है, इसको ज़रा रिपोजिशन कर लेता हूँ। रिपोजिशन करने के बाद इसको इस साइड से थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। ये बढ़ चुका है। अच्छा, इसका ये स्ट्रोक मैंने सिमिलर कर दिया और यहाँ से जो है स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट और स्केल कार्नर्स जो है इसको अनटिक कर दिया। उसकी वजह यह है कि ये शेप भी आपने देखा होगा कि जब मैं बढ़ा रहा था तो इसका ये स्ट्रोक भी साथ में बढ़ रहा था। इस वक्त हमें स्ट्रोक बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सब स्ट्रोक सिमिलर रखने चाहिए, ख्वाह हम शेप बढ़ाए या छोटा करें। तो इस वजह से वो मैंने अनटिक कर दिए है ताकि हमें काम में आसानी हो। तो ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ और इसको भी इस पहले वाले से नीचे ले जाता हूँ। ये नीचे ले आया हूँ। तो ये सिंपल जो है यहाँ पर कब बन चुका है। अब इन सब को सेलेक्ट करके मैं शेप बिल्डर टूल से इस वक्त अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस कर लेता हूँ ताकि ये एरिया इरेज हो सके। ये इरेज हो चुका है। अब यहाँ पर देखें तो ये जो शेप है ये भी हम एलिप्स टूल की मदद से ही बनाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल इसको बनाया जा सकता है। बस ज़रा इनको रोटेट कर लेंगे और यहाँ लाकर रख लेंगे और इसको इन सब शेप्स के नीचे ले जाएंगे, बिल्कुल नीचे। ठीक है, इनको ज़रा मैं रिपोजिशन कर लेता हूँ और इसकी अगर आप चाहे तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इसको ज़रा रीशेप भी किया जा सकता है। मसलन मैं ये नोट सेलेक्ट करके इसको ज़रा रीशेप कर रहा हूँ ताकि इसमें कुछ, तो ठीक है, ये हमने शेप ड्रा कर लिया है। अब इसको मैं सेलेक्ट करके आता हूँ, ऑफसेट पाथ लेता हूँ इसका और इसको माइनस में ले लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। ये ओके हो चुका है। अब अगर हम इस शेप पर गौर कर ले और वहाँ गौर कर ले तो इन दोनों में फ़र्क है। ये मैं उस वक्त भी कर सकता था लेकिन कस्दन नहीं किया कि अगर आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उस सूरत में क्या होगा। तो सिंपल मैं इस शेप को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ आकर क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमारे साथ मुख्तलिफ 4 टूल मिल जाते हैं। मैं ये फ्री डिस्टॉर्ट वाला लेता हूँ और शिफ्ट और आल्ट प्रेस करते हुए इसे जो है रीशेप कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं डिस्टॉर्ट हो चुका है और लगभग वही शेप है, लेकिन अगर आप चाहे इसको मज़ीद भी हम रीशेप कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, इसको ज़रा छोटा कर लेते हैं और रीपोजिशन कर लेते हैं। ये हो चुका है। अब हम इसमें अब बारी आती है इसमें कलरिंग की, और जब हम इसकी कलरिंग करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ और डिटेल भी अपीयर हो जाएंगे। मसलन इसमें तो सिंपल सा कलर लगा है, मैं जस्ट आई ड्रॉपर टूल से इसमें कलर फिल कर रहा हूँ। ये जो ऊपर वाला शेप है हमारा, इसमें इसका स्ट्रोक फ़िलहाल मैं यही रख लेता हूँ ब्लैक, या अगर आप चाहे तो ब्राउन या कोई भी कलर कर सकते हैं। बस अपने स्ट्रोक का कलर चेंज कर ले। अब यहाँ पर ये शेप सेलेक्ट करके इसमें मैं ये कलर फिल कर लेता हूँ, लेकिन ये कलर हमारे स्ट्रोक में फिल हो चुका है। क्योंकि स्ट्रोक ऊपर था, तो मैं इसे स्विच कर लेता हूँ। स्विच करने के बाद इसका जो स्ट्रोक कलर है ये भी चेंज कर लेता हूँ और सेम यही काम मैं ये 3 शेप सेलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल लेकर इस पर एक क्लिक कर लेता हूँ। तो इनका स्ट्रोक कलर और फिल कलर दोनों इन तीनों में फिल हो चुका है। इसके बाद आकर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एक शेडो है। ये शेडो जो है, ये जो कप पड़ा है, इसकी शेडो यहाँ पर बनी हुई है। मैं इसका जो है ना, मैं सिंपल ये करता हूँ कि इसकी कॉपी ले लेता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+F से उसकी कॉपी उसी पोजीशन पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये कॉपी पेस्ट हो चुकी है और अब मैं इसे छोटा कर लेता हूँ और इसमें ये कलर फिल कर लेता हूँ और इसका स्ट्रोक ख़त्म कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये शेप बन चुका है। अब आता हूँ यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक
जिस तरह ये शेडो है, यहाँ पर ये जो है ना शेडो है, ये इसका हाईलाइट है। यहाँ पर मतलब इस एरिया से लाइट पड़ रही है, लाइट का जो ऑपोजिट साइड होता है वो डार्क होता है। तो इसके लिए मैं करता ये हूँ कि इसकी सिर्फ एक कॉपी ले लेता हूँ और इसको रिपोजिशन कर लेता हूँ। ये हो चुका है। और अब ये जो नीचे वाला शेप सेलेक्ट है, इसकी भी मैं कॉपी ले लेता हूँ। इसकी मैंने कॉपी ले ली है। कंट्रोल F से उसकी कॉपी वहीं पर रख दी है। मैं इसमें एक अलग कलर फिल कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए मैंने इसमें कलर फिल कर दिया तो नीचे ये शेप भी है। ये क्यों? क्योंकि ये जो मैंने अलग से एक दूसरी कॉपी ली है, ये अब जब हम इन दोनों शेप को सेलेक्ट करेंगे और ये हिस्सा, ये पार्ट हम रिमूव करेंगे तो सिर्फ ये एक रह जाएगा। मसलन मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल ले लेता हूँ और इस वक्त अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करके ये वाला जो एरिया है ये इरेज कर लेता हूँ। ये इरेज हो चुका है। अब आई ड्रॉपर टूल लेकर इसमें ये कलर फिल कर लेता हूँ। तो ये कलर इसमें फिल हो चुका है। अब आते हैं यहाँ पर हाईलाइट के साथ भी हम सेम वही काम करेंगे। मैं यहाँ हाईलाइट के लिए मैंने जो है ना, अब ये जो हाईलाइट है मैंने जज कर लिया कि ये इतनी जगह इसके लिए काफ़ी है, तो ये मैंने छोड़ दिया। अब ये जो नीचे शेप है, कंट्रोल C कंट्रोल F से मैंने इसकी कॉपी बना ली और इसका भी मैं कलर चेंज करके आपको चेक करा लूँ कि ये कॉपी बन चुका है अलग। अब इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो दो शेप है इनको सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल के साथ आल्ट प्रेस करते हुए ये एरिया में इरेज कर लेता हूँ और इसमें आई ड्रॉपर टूल से ये हाईलाइट वाला कलर फिल कर लेता हूँ। तो ये फिल हो चुका है। ठीक है, ये भी हो चुका है। अब हम करते ये है कि इसमें भी हम ये वाला कलर फिल कर लेते हैं और इन दोनों को सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल और यहाँ पर सिर्फ वन क्लिक कर लेंगे तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ये माइनस हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो लगभग वो शेप था वो बन चुका है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ ब्लैक शेप नज़र आ रहा है। ये क्या है अभी देख लेते हैं। इस ब्लैक पार्ट को सेलेक्ट करके मैंने डिलीट कर लिया। इसको वापस यहाँ लाकर रख लेता हूँ। तो ये इसकी सेटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर देखा जाए तो एक वाइट स्ट्रोक लगा है और वाइट स्ट्रोक के बाद शेडो लगी है। ये कैसे, ये भी देख ले। मैं इन सब को सेलेक्ट करके इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और इनको यूनाइट कर लेता हूँ। यूनाइट हो चुका है। अब इसको वाइट कलर दे देता हूँ। पहले मैं कोई और कलर दे देता हूँ ताकि ये आपके समझ में आए। और इसको नीचे ले जाता हूँ। नीचे ले जा चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर आकर इफेक्ट के बाद स्टाइलाइज, यहाँ पर ड्रॉप शेडो में मैं 5 पिक्सल की ड्रॉप शेडो दे देता हूँ इन्हें। 5 पिक्सल ज़्यादा है, मैं 1 पिक्सल कर लेता हूँ। तो ये शेडो बन चुकी है। आप चाहे तो बाद में भी आप इसको रीपोजिशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो हमने बना ली। अब हम शेप बिल्डर टूल की मदद से एक कैलीग्राफिक पेंटिंग बनाएंगे और ये बहुत पॉपुलर पेंटिंग है, आपने अमूमन देख रखे होंगे। ये किस तरह बनते हैं ये जब अभी आपके सामने बनेगा तो आपको बेहतर समझ आएगी। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक लाइन। इसका स्ट्रोक जो है ये मैं रख लेता हूँ ब्लैक और स्ट्रोक का जो साइज है इसको मैं 1 पॉइंट रख लेता हूँ ताकि ये हमें नज़र आए। अब इसको ज़रा सा ड्रैग करके आल्ट के साथ मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ और कॉपी लेने के बाद मैं इनके डुप्लीकेट बना लेता हूँ। कंट्रोल D की मदद से मैंने इसे रिपीट कर लिया, रिपीट करता जाऊँगा। अब यहाँ पर आकर मैं रोटेट टूल ले लेता हूँ। रोटेट टूल से इसको रोटेट कर लेता हूँ। शिफ्ट मैंने अपने कीबोर्ड से प्रेस किए रखा है तो ये जो है ना एग्जैक्ट डिग्री पर रोटेट हो चुका है, यानी इस वक्त ये 90 डिग्री पर रोटेट है। 90 डिग्री पर जैसे ही ये रोटेट हुआ, अब मैं अपने कीबोर्ड से सिर्फ आल्ट प्रेस कर लूँगा तो इसकी कॉपी ले ली जाएगी। इन तमाम ग्रिड की जो हमने अभी लाइन लिए थे इन तमाम को सेलेक्ट करके मैंने उसे रोटेट करके कॉपी ली है। अब इन सब को सेलेक्ट करके, ये तो आप जान चुके हो कि शेप बिल्डर टूल के लिए हम जहाँ पर भी जो है ना शेप बनाते हैं वहाँ सिलेक्शन लाजमी होती है। यहाँ पर कोई कलर फिल नहीं है, आप देख सकते हैं। यहाँ मैं येलो कलर ले लेता हूँ। येलो कलर हमारे फिल में आ चुका है। तो अब मैं शेप बिल्डर टूल से
यहाँ पर एक अलिफ बना लेता हूँ। एक अलिफ मैंने बना ली। यहाँ पर आकर ये जो एक रेक्टेंगल है इसको छोड़ के, सॉरी मैंने बिस्मिल्लाह बनानी है, तो बिस्मिल्लाह के लिए मैंने अलिफ पहले नहीं बल्कि बासीन जो है वो पहले करना है। बासीन का तरीका ये है, मैं ये कर रहा हूँ कि ये मैंने ले लिया और ये एक लाइन छोड़कर अब आगे जा रहा हूँ। अब यहाँ पर एक ग्राफ छोड़ के मैंने दूसरा सीन बना दिया। अब यहाँ पर आकर ये एक कोना छोड़कर यहाँ पर मैं मीम बना लूँगा। अच्छा, ये मीम बढ़ चुका है, मैं इसको 3 खानों तक महदूद रख लेता हूँ। अब ये जो है मैंने ऊपर 11 खानों तक लेके जाना है। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ तक लाया हूँ। इसी तरह हम जो नीचे बनाएंगे वो भी हम 11 पर बनाएंगे ताकि हमारा जो हर सेक्शन है वो प्रॉपर साइज में रहे, यकसा साइज में रहे। यहाँ पर मैं इनके लिए अलिफ बना लेता हूँ और अलिफ और इस डंडी के बीच में मैं सिर्फ एक कॉलम रहने देता हूँ। यहाँ जो है ये एक कॉलम छोड़ के मैं दूसरे से शुरू कर दूंगा और यहाँ भी मैं एक कॉलम छोड़ दूंगा इसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया बिस्मिल्लाह। अब हमने यहाँ पर अर्रहमान और नीचे अर्रहीम ड्राइंग करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं 1 और 2 ये 2 लाइनें छोड़कर यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर ये 1 2 छोड़ के पहले अर्रहीम टाइप करूँगा। इसके लिए वही 11 रो मैंने लेने हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इसे मैं 2 स्टेप आगे ले जाकर इसकी रा बना लूँगा। ये हो गए इसके रा की ड्राइंग। अब यहाँ आकर मैं अलिफ बना लूँगा और यहाँ पर एक डॉट में कर दूँगा। ऊपर जो बिस्मिल्लाह का नुक्ता है वो यहाँ पर आ जाएगा और अब यहाँ से एक ग्राफ छोड़ के मैं ये ड्राइंग कर लूँगा। यहाँ इसका एक नुक्ता बना लेता हूँ। तो ये बिस्मिल्लाह हो गया, ये अर्रहमान हो गया। अब नीचे हमने अर्रहीम करना है। अर्रहीम के लिए भी ये जो शुरू के 2 रो है ये छोड़ दूंगा मैं और उसके नीचे से इसका स्टेप ले लूँगा। यानी ये 1 2 छोड़ के यहाँ से 11 लाइन के लिए अलिफ में बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये अलिफ हो गया। अब हमने यही सेम यही बनाना है अर्रहीम में भी अलिफ लाम रा आता है ना, तो अब लाम रा हम यहाँ पर बनाएंगे। ये एक छोड़ के यहाँ से मैं ले लूँगा और इसे ज़रा इस तरफ तक ले आता हूँ। यहाँ पर इसकी रा का डंडी बना लेता हूँ। अब मैं ये ले लेता हूँ ये और यहाँ से सीधा यहाँ तक आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ जो ये रा है इसको मैं पूरे पर ही ले जाता हूँ और यहाँ से और यहाँ जो है ये जो हिस्सा है इसका, यहाँ पर मैं इसका मीम बना लेता हूँ। ये मीम बन गया। यहाँ पर इनके 2 नुक्ते आ जाएंगे। ये रहे इनके 2 नुक्ते। तो हमारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ड्राइंग हो चुकी है। अब हम इसके लिए एक बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने का तरीका है कि यहाँ से जो है ना हम एक ग्राफ छोड़ देंगे और यहाँ से एक ग्राफ छोड़ के हम इसका बॉर्डर बना लेंगे। तो ठीक है, हमारी बिस्मिल्लाह बन चुकी है। अब यहाँ पर मैं अगर इन सब लाइनों को सेलेक्ट करूँगा और डिलीट करूँगा तो यहाँ पर फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होगी कि जो रह चुकी होंगी। ये मसलन अलग अलग जो पार्ट बन चुके हैं, तो ये एक एक अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ये आपके लिए खासी दुश्वारी बन सकती है। तो उसके लिए हमारे साथ एक टूल है। तो अपने टूल बार पर हम जाते हैं तो मैजिक वैन में लेता हूँ और यहाँ इस येलो कलर पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा येलो कलर सेलेक्ट हो चुका है। ये येलो कलर मैंने क्यों लिया था अब आपको समझ आ जाएगा कि सिर्फ ये नहीं बल्कि हमारे आर्ट बोर्ड में जितना भी येलो कलर मौजूद था वो सब के सब सेलेक्ट हो जाएगा। ये आप देख ले कि जैसे ही मैं इस येलो पर क्लिक करता हूँ तो आप देख ले कि यहाँ पर
जो हमारे आर्ट बोर्ड में हमने मछली बनाई थी वो भी येलो कलर की थी, ये भी सेलेक्ट हो चुकी है। अब अगर मैं इसको मूव करूँगा तो साथ में ये भी मूव हो रहा है। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमने सिर्फ ये मूव करके ये पूरा कॉलम डिलीट करना है। तो उसके लिए हमें सिर्फ करना ये है कि अगर आपके आर्ट बोर्ड में जहाँ जहाँ पर येलो कलर यूज हुआ है, बल्कि बेहतर ये है कि हम इस सब को सेलेक्ट करके लॉक कर देंगे। लॉक का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं सिर्फ यहाँ आता हूँ, सिलेक्शन, लॉक करता हूँ या अपने कीबोर्ड से Ctrl+2 प्रेस करता हूँ तो ये लॉक हो जाएगा। लॉक होने का फ़ायदा क्या है कि ये अब सेलेक्ट नहीं होगा। तो अब जब मैं मैजिक टूल से यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ ये येलो शेड जो है, ये येलो कलर जो है सेलेक्ट हो चुका है। मैंने इसको साइड पर रख लिया। अब जब मैं इन सब की सिलेक्शन लूँगा तो मुझे डिलीट करने में आसानी रहेगी। अब मैं इसे ज़रा नीचे ले आता हूँ, इसका जो स्ट्रोक है ये रिवर्स कर लेता हूँ और ये ख़त्म कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने शेप बिल्डर टूल से बहुत ही आसानी से बहुत खूबसूरत कैलीग्राफी पेंटिंग बनाई है। सिर्फ ये नहीं, हम इस शेप बिल्डर टूल से जो भी चाहे ड्राइंग कर सकते हैं, और लोगो हो, ड्राइंग हो, कैलीग्राफी हो, ये इससे बहुत आसानी से हो सकती है। ये आपके सामने भी है। आप में अगर क्रिएटिविटी है तो आप इस टूल की मदद से बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत ड्राइंग और पेंटिंग बना सकते हो। इसी के साथ करते हैं आज के इस क्लास का इख्तिताम। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। आप इसी पर मशक कर ले। प्रैक्टिस से आपको इस टूल से मुताल्लिक नए नए दरवाजे वहाँ होते जाएंगे, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इस टूल पर, यकीन माने उतने ही बेहतर से बेहतरीन नताइज आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसी के साथ चाहता हूँ इजाज़त, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, और आपको लगता है कि ये चैनल आपकी हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं अगले क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।